एस्पिरेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं मगधा जो महाजनपदा था उसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया वो देख रहे थे। तो हमने 3 डायनेस्टीज पढ़ ली थी, हरियंका, शिशुनागा और नंदा डायनेस्टी। फोर्थ जो हमारी डायनेस्टी थी वो थी मौर्यन डायनेस्टी। अब हम देखते हैं मौर्यन एम्पायर में क्या कौन कौन रूलर थे, उन्होंने क्या क्या किया। मौर्यन एम्पायर के जिसको फाउंडर बोल सकते हैं हम, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनकी मदर जो थी वो एक शूद्रा थी जिनका नाम था मूरा। ठीक है, मौर्यन एम्पायर जो था 322 से 297 बीसी तक रूल करता है। मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने जैनिज्म धर्म को अपनाया हुआ था, ये जैनिज्म को फॉलो करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने पूरे एंटायर आर्यवर्त पर रूल किया था, यानी आर्यवर्त मतलब एंटायर नॉर्थ इंडिया पे। इन्होंने जो इनसे पहले जो डायनेस्टी थी नंदा डायनेस्टी, उसके जो रूलर थे धनानंदा, उनको हराकर मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। इन्होंने एक वॉर भी लड़ा था, किसके साथ? सेल्यूसिड वर्सेस मौर्यन का एक लड़ाई भी हुई थी जिसके अंदर मौर्यन जो थे वो जीत गए थे। चाणक्य जो थे वो इनके मिनिस्टर थे। अब चाणक्य को जो है वो अर्थशास्त्र में कई नामों से बोला गया, चाणक्य का सिर्फ एक नाम नहीं है, इनका एक नाम जो है वो कौटिल्य भी है और इनको एक विष्णुगुप्त नाम से भी बोला गया है। तो चाणक्य के 3 नाम बताए गए हैं अर्थशास्त्र जो बुक चाणक्य ने ही लिखी थी। अब हम देखते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके टाइम पे, उनके रूलिंग पीरियड में एक ग्रीक विजिटर ने भी उनकी कोर्ट में विजिट किया था जो थे मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था इंडिका। अब ये बुक किस बारे में थी? ये बुक थी कि भाई कैसे यहाँ की पॉलिटी है, कैसे यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ है, इन सभी के बारे में हमें इस इंडिका से पता चलता है। और इंडिका की जो बुक है उसके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि यहाँ किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह रूल करते थे। सेकंड है बिंदुसारा। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो है कि वो बिंदुसारा उनके बेटे जो कि रूल करते हैं। इनके अलग और 2 नाम हैं जिनसे इनको बोला जाता था एक था अमृतोचैटस और एक था अमृता घाट। ठीक है, इनके टाइम पे एक ग्रीक विजिटर ने यहाँ पे इनके कोर्ट में विजिट किया था जो था डेमियाकोस। ठीक है, बिंदुसारा जो थे उन्होंने आजीविका सेक्ट को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैनिज्म को फॉलो करते थे। उनके बेटे बिंदुसारा जो थे उन्होंने आजीविका सेक्ट को अपनाया था। अब सेकंड थर्ड जो है वो अशोका आते हैं जो कि बिंदुसारा के बेटे हैं। बिंदुसारा ने बुद्धिज्म को अपनाया था। क्यों? आफ्टर कलिंगा वॉर अशोका जो है, कलिंगा वॉर के बाद अशोका जो है उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया था। ये हमें कैसे पता चलता है कि उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को तभी अपनाया कलिंगा वॉर? इसके एविडेंसेस मिलते हैं हमें धोली इंस्क्रिप्शन जिसमें वो धर्म और पीस की बात करते हैं कि जो कलिंगा वॉर है उसके बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। अशोका जो है इन्हीं के टाइम पे 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। जो अशोका हैं उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे पिलर्स वगैरह, रॉक एडिक्ट्स वगैरह लगवाए थे। जो उनके अंदर जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं उसमें अशोका को देवम पिया दासी बोला गया है। ठीक है, अशोका की डेथ के बाद जो अशोका का जो बहुत बड़ा एम्पायर था वो डिवाइड हो गया। अशोका का एम्पायर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें एक था ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड हो गया, एक जो है और एक था वो वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ईस्टर्न पार्ट में जो डिवाइड हुआ उसके जो रूल, उस पर जो रूल कर रहे थे रूलर थे वो थे बृहद्रथा। ठीक है, जिसको किसने मार दिया? किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, अब पुष्यमित्र शुंग कौन थे? इन्हीं के चीफ थे जिन्होंने बृहद्रथा को मार दिया। वेस्टर्न साइड पे कौन रूल कर रहा था? वेस्टर्न साइड पे रूल कर रहे थे सन ऑफ अशोका, कुणाल। कुणाल जो है वो अशोका के बेटे थे जिन्होंने वेस्टर्न साइड पे रूल किया। जिनको फिर कुणाल के बाद जिन्होंने रूल किया वो थे समुप्रीति। ठीक है, तो ये कुणाल के बेटे थे। समुप्रीति जो थे वो कुणाल के बेटे थे, कुणाल जो थे वो अशोका के बेटे थे। और ईस्टर्न साइड पे जिन्होंने राज किया था वो बृहद्रथा थे, जिनको किसने मार दिया था? पुष्यमित्र शुंगा ने। उसके बाद शुंगा डायनेस्टी आती है जैसे ही ये इनको मार देते हैं। अब हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर जो था उस टाइम उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कौन था, कैसा था, कौन कौन करते थे, कौन उसके हेड होते थे, वो हमें कहाँ से पता चलता है? वो हमें पता चलता है अर्थशास्त्र जो कि एक बुक है जो किसने लिखी थी? जो चाणक्य ने लिखी थी। इस बुक के थ्रू हमें पता चलता है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यन एम्पायर का कैसा था।
मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ऊपर जो हेड होता था, सुपीरियर होता था, वो किंग होता था हमेशा। मोनार्क में हमेशा किंग ही सुपीरियर माना जाता है। किंग के बाद में आता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोला जाता था अमात्यास, ठीक है। अब अमात्यास हर कोई नहीं बन सकता था। अमात्यास के लिए क्राइटेरिया होता था। क्या क्राइटेरिया होता था? कि सर्वपदा शुद्धा, प्योरेस्ट, के सबसे प्योर होना चाहिए, कोई लस्ट, कोई लर, किसी तरह का भ्रष्टाचार वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये उनका एक क्राइटेरिया होता था। एक और क्राइटेरिया होता था नॉट लर्ड बाय मनी, मतलब लालची नहीं होना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए, स्कम ऑफ प्रेशर, और जो क्या हो प्रेशर को हैंडल कर सके। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऐसे लोगों को इंक्लूड किया जाता था जिनको अमात्या बोला जाता था। ये 3 उनके क्राइटेरिया होते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद में आता था सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए? अब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे किया जाता था, सिटी के जो हेड होते थे उनको नागरिका बोला जाता था। सिटी का हेड को नागरिका बोला जाता था। इनको असिस्ट करने के लिए और 2 लोग होते थे जिनको गोपा बोला जाता था और एक को स्थानिका बोला जाता था। ओके, अब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में आता था हमारा आर्मी, ठीक है। आर्मी आता था। आर्मी जो है उसको बोला जाता था डंडा। ओके, आर्मी का जो होता था उसको डंडा बोला जाता था। आर्मी में 6 कमेटी होती थी, ठीक है। उस 6 कमेटी में हर एक कमेटी में 5 मेंबर होते थे। ये सारा आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन था। और आर्मी के में आता था एक जो जेल की जो देखरेख करता था, लुक्ड आफ्टर द जेल, उसको बोला जाता था बंदागृह अध्यक्षा। जेल की जो देखभाल करता था उसको बोला जाता था बंदागृह अध्यक्षा। पुलिस को बोला जाता था रक्षी। आर्मी के बाद इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जासूस भी थे जिसको बोला गया है एस्पोनेज। और ये जासूस एक टाइप के नहीं थे, 2 टाइप के जासूस थे, जिसमें एक को बोला गया संस्था और एक को बोला गया है संचारी। संस्था का मतलब स्टेशन, जो एक जगह रहकर एक एरिया के पर्टिकुलर एरिया की जासूसी करे, और संचारी उस जासूस को बोला गया जो वंडरी, जो अलग अलग जाकर उनके लिए खबरें लाए, ठीक है। और यहाँ पे एक सीक्रेट एजेंट की भी बात की गई है, जो एकदम सीक्रेटली जासूस होते थे, उनको बोला गया है गुढ़ा पुरुष, यानी सीक्रेट एजेंट। और इनके बारे में हमें पता चला है कि भाई यहाँ पे जासूस भी हुआ करते थे। इस बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से पता चला है। और वो कौन सा इंस्क्रिप्शन था? पुलिशनी और प्रतिवेदिका वाला इंस्क्रिप्शन जो था, वहां से हमें पता चला है। अब हम आर्मी का देखते हैं, कैसे आर्मी ऑर्गेनाइज थी। अब आर्मी 2 टाइप से ऑर्गेनाइज थी अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, उसके अकॉर्डिंग आर्मी क्या क्या इनकी आर्मी में इंक्लूड था। और एक है अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र क्या क्या इंक्लूड है। मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग, उसकी बुक के अकॉर्डिंग जो आर्मी में है 6 टाइप की चीजें हुआ करती थी। फर्स्ट होती थी इन्फेंट्री, जो पैदल चल इन्फेंट्री। सेकेंड होती थी कैवेलरी। थर्ड होती थी एलिफेंट्स। फोर्थ होती थी चैरियट्स। फिफ्थ होते थे ट्रांसपोर्ट। और 6th होती थी नेवी। ये सारे इंक्लूड थे। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र है उसमें 4 टाइप के ही बताए गए हैं, जिसमें इन 4 टाइप को बोला गया है चतुरंग बाला, ठीक है। इसमें क्या था? इन्फेंट्री थी, कैवेलरी थी, चैरियट थे, एलिफेंट थे। ट्रांसपोर्ट और नेवी को इनको इंक्लूड नहीं किया गया था। ये अपनी आर्मी को पेमेंट कैसे देते थे? कोई काइंड में नहीं देते थे, कोई लैंड ग्रांट्स नहीं देते थे। ये अपनी आर्मी को पे करते थे कैश में। तो मौर्यन एम्पायर में जो आर्मी का पेमेंट है वो कैश में हुआ करता था। अभी हम अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र देख रहे हैं। तो जो ट्रेड और कॉमर्स के हेड हुआ करते थे उनको बोला जाता था पांड्याध्यक्षा। जो टैक्स कलेक्ट करते थे, कलेक्शन ऑफ टैक्स करते थे, ये एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। कलेक्शन ऑफ टैक्स जो करते थे उसको बोला जाता था शुल्काध्यक्षा। और जो रजिस्ट्रेशन करते थे, बर्थ और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन होता था, ये भी उस टाइम पे होता था। वो कौन करता था? उसके जो हेड थे उसको बोला जाता था गोपा। जो कौन होता है गोपा? जो असिस्ट करता है किसको? सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के हेड, जिसको हम नागरिका बोलते हैं, उसको असिस्ट करता है गोपा। जो गोपा का क्या काम है? जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ करता है, ठीक। अब हम देखते हैं जुडिशरी कैसी थी, मौर्यन एम्पायर की जुडिशरी कैसी थी। ये भी हम अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ही देख रहे हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र। एक का मतलब अर्थशास्त्र। जुडिशरी कैसी थी? सबसे सुप्रीम जो किंग है वो ही जज होगा, जिसको बोला जाता था धर्म परिवर्तका। जज जो है वो किंग ही है, जिसको धर्म परिवर्तका बोला गया है। 2 टाइप के कोर्ट होते थे इस वक्त। कौन कौन से? एक होता था पर्सनल और एक होता था
पर्सनल कोर्ट होता था, दूसरा होता था सेंटर, जो सेंटर है किंग है, और जो आम जनता के लोगों के बीच के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सुनवाई करता था। तो एक पर्सनल प्रॉब्लम्स को सुनता था, एक सेंटर और जो आम जनता के प्रॉब्लम्स को सुनता था। जो पर्सनल जो कोर्ट होता था उसमें उसको हम बोलते थे, पर्सनल कोर्ट को बोलते थे, हाँ, पर्सनल जो कोर्ट होता है उसको बोलते थे धर्म साहित्य, और उसके हेड को व्यवहारिका। ठीक है, जो सेंटर और आम जनता के बीच की जिस कोर्ट में सुनवाई होती थी उसको बोलते थे कंटक शोधना और प्रदेश था। अब जस्टिस कैसे दिया जाता था भाई? जस्टिस आज के टाइम पे तो जस्टिस उसको सबूतों के बिना पे दिया जाता। उस वक्त जस्टिस जो था वो वर्ण बेस्ड होता था, वर्ण बेस्ड जस्टिस दिया जाता था। अब सोर्स ऑफ लॉ क्या थे भाई, किस तरह से जस्टिस दिया जाए, किस बेसिस पे दिया जाए? तो वो सोर्स ऑफ लॉ थे धर्म के बेसिस पे, व्यवहार के बेसिस पे, चरित्र के बेसिस पे और राजसना के बेसिस पे। ओके, हमने ये देख लिया जुडिशरी कैसी थी मौर्यन एम्पायर में। अब हम देखते हैं कि इनका रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर होते थे उसको बोला जाता था सानिधता। ठीक है, जो रोड एंड ट्रैफिक का ध्यान रखते थे उनके हेड को बोला जाता था वनीपथा। ठीक है, जो पाश्चर्य होते थे उनको बोला जाता वर्जा। जो प्लांटेशन का काम करते थे उनको बोला जाता था सेतु। अभी हम रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ही देख रहे हैं, जिसमें जो टैक्स है वो पे किया जाता था गोल्ड में, जिसको गोल्ड को हिरण्याना कहा गया है, हिरण्याना कहा गया है। इमरजेंसी टैक्स भी दिया जाता था, उसको बोला जाता था प्रण्याया। ओके, आर्मी मेंटेनेंस टैक्स भी दिया जाता था जिसको बोला जाता था सेना भक्तम। सरचार्ज भी लगता था जिसको बोला जाता था पार्श्वम। ओके, ये सारे जो टैक्सेस हैं, इमरजेंसी टैक्स, आर्मी टैक्स, सरचार्ज टैक्स, ये किस में मेंशन है? हमारे अर्थशास्त्र में मेंशन है, जो कि चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी है। अब पब्लिक वेलफेयर भी किया था मौर्यन एम्पायर में, पब्लिक वेलफेयर भी हुआ था। वो क्या क्या हुआ था? पब्लिक वेलफेयर में होता था इरिगेशन का बहुत ध्यान रखा गया था। ठीक है, डॉक्टर्स का भी ध्यान रखा गया था, डॉक्टर्स भी थे, इरिगेशन का ध्यान रखा गया था, और मिडवाइफ्स भी थी। मिडवाइफ्स मतलब गर्भावैद्य, गर्भावैधी मतलब जो कि प्रेग्नेंट लेडीज होती थी उनके चाइल्ड बर्थ में हेल्प कराती थी। रोड्स एंड इन्स भी बनाए गए थे। इन्स मतलब होता है रेस्टिंग प्लेसेस या होटल्स जिसको बोल सकते थे। इन चीज़ों का भी ध्यान रखा गया था। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता था यहाँ पे, ये हम देखते हैं, जैसे प्रोविजनल टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे ऊपर होता था प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम बोल सकते हैं स्टेट आज के टाइम पे, जिसको बोला जाता था चक्र। उसके बाद होते थे डिस्ट्रिक्ट, जिसको बोला जाता था आहर या विश्य। डिस्ट्रिक्ट के बाद में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारे हो गए विलेज। ओके, अब जो प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके हेड होते थे कुमारामात्यास या महाअमात्यास। हमने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अमात्यास बोला जाता है, तो जो स्टेट के जो मिनिस्टर्स होंगे उनको बोला जाता था कुमारामात्यास या महामात्यास। डिस्ट्रिक्ट जो है उसको बोला जाता आहार या विश्य, उसके हेड को बोला जाता था परदेशिका, रज्जुका या युक्तास। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था गांव के, उसके हेड को बोला जाता था ग्रामिका, गोपा और स्थानिका, जो कि इनके असिस्टेंट हुआ करते थे। हमने देखा कि मौर्यन एम्पायर में किस किसने रूल किया, मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जुडिशरी कैसी थी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब हम देखते हैं कि मौर्यन टाइम की सोसाइटी कैसी थी, जो आम लोग थे वो कैसे थे। ओके, ये चीज हम देखते हैं। तो मौर्यन सोसाइटी जो थी वो ब्राह्मणिकल थी, मेजरली ब्राह्मणिकल थी, रिजिड नहीं थी। जितनी आज रिजिड है उतनी रिजिड नहीं थी। स्लेवरी का कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता, सती प्रथा का हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता, और चाइल्ड मैरिज भी उस वक्त नहीं थी। ओके, और जो चाइल्ड मैरिज नहीं थी, गर्ल्स की जो मैरिजेबल एज थी वो थी 12 ईयर्स, और बॉयज की जो मैरिजेबल एज थी वो थी 16 ईयर्स। अब वुमेन की कंडीशन कैसी थी? मॉडर्न सोसाइटी में एक और चीज बोली गई, फॉरेनर्स को मेलाकस कहा गया है। मॉडर्न सोसाइटी में फॉरेनर्स जो है उनके लिए वर्ड यूज किया गया है मेलाकस। अब हम देखते हैं वुमेन की कंडीशन कैसी थी। वुमेन की कंडीशन थी हाई थी। हमने देखा था कि लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन की कंडीशन जो थी वो थोड़ी डिग्रेड हो गई थी, लेकिन जो मौर्यन एम्पायर था उसमें वुमेन की कंडीशन काफी हाई थी। एज अ रॉयल बॉडीगार्ड भी उन्हें रखा जाता था। जो रानियां वगैरह होती थी उनके लिए रॉयल बॉडीगार्ड एज अ वुमेन को भी रखा जाता था। वुमेन का स्त्री धन जो रखने का अधिकार था वो वुमेन के पास उसका था।
डाइवोर्स भी अलाउ था वुमेन को, लेकिन स्पेशल सिचुएशंस में। ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में उसको डाइवोर्स अलाउ था, बट स्पेशल सिचुएशंस में डाइवोर्स अलाउ था। विडो मैरिज भी अलाउड थी, विडो की रीमैरिज भी अलाउड थी। एक और चीज थी जो था स्लेव। अगर कोई स्लेव है, भाई कोई वुमेन स्लेव है और किंग है, अगर उन दोनों का कोई बच्चा हो जाता है तो उसको लेजिटिमेट सन या लेजिटिमेट डॉटर माना जाएगा, या उसको जायज बच्चा माना जाएगा। क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर थे, वो भी एक दासी जो शूद्रा है उनके बेटे थे। शूद्रास की जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी, खराब नहीं थी, अच्छी कंडीशन थी। उनको एग्रीकल्चर अलाउ किया गया था। शूद्रास की कंडीशन काफी अच्छी थी, शूद्रास को एग्रीकल्चर अलाउड किया गया था। और इसी टाइम पे सुदर्शन तड़ागा एक वाटर टैंक है जिसको बनाया गया था। एक और टैंक जो कि सुदर्शन तड़ागा जो बनाया गया था वाटर टैंक, वो कहाँ बनाया गया था? आज के टाइम गिरनार जो सौराष्ट्र में है वहां बनाया गया था। अब अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र स्लेव जो थे वो प्रेजेंट थे, आर्यंस नॉट बी स्लेव्ड। तो अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र क्या था? स्लेव बनाया जा सकता है, स्लेव्स रखे जा सकते हैं, ठीक है। स्लेव सिस्टम प्रेजेंट था, बट आर्यंस को स्लेव नहीं बनाया जा सकता। ये इसमें कंडीशंस थी। फॉरेनर्स को स्लेव्स बनाया जा सकता है। कॉइन्स भी यूज होते थे, कौन से? गोल्ड, सिल्वर, लीड, कॉपर, ये चारों टाइप के कॉइन यूज होते थे। पंच मार्क्ड कॉइन्स भी यूज होते थे। पंच मार्क्ड कॉइन होते हैं, जैसे एक कॉइन रख दिया उसके ऊपर एक पंच कर दिया, तो वो होते थे पंच मार्क्ड कॉइन। अब अशोका जो थे, हमने देखा भाई अशोका जो रूलर थे बहुत ही ग्रेट रूलर थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया कलिंगा वॉर के बाद, और उन्होंने जो धम्मा जो पॉलिसी है, धम्मा जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है उनको स्प्रेड किया। किसके थ्रू? इंस्क्रिप्शंस के थ्रू किया। उन्होंने बड़े बड़े रॉक एडिक्ट्स खड़े किए, उन रॉक एडिक्ट्स पे जो लोगों को कहना चाहते थे, जो सिखाना चाहते थे, वो सब उन पे लिखवाया। इंस्क्रिप्शन जो लिखवाए अशोका ने, वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखवाए, क्योंकि अगर वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखवाते तो आम लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते, पढ़ ही नहीं पाते। तो ऐसे जो है अशोका ने 14 रॉक एडिक्ट्स बनवाए। उन रॉक एडिक्ट्स पे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखवाए, और उसमें स्क्रिप्ट यूज की खरोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब हमने देखा ब्राह्मी तो हमारी स्क्रिप्ट है, बट खरोष्टी स्क्रिप्ट है जो वो हमारी नहीं है। खरोष्टी स्क्रिप्ट हमने ली है पर्शिया से। जो पर्शियन इन्वेजन हुआ था, हमने देखा था लास्ट टॉपिक में, जो पर्शियन इन्वेजन हुआ था वहां से खरोष्टी स्क्रिप्ट को अडॉप्ट किया गया है, जो कि अशोका ने अडॉप्ट किया था। अब ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है और ये प्राकृत लैंग्वेज है, तो इसको डेसिफोर्ड किसने किया? इसको डेसिफोर्ड किया था जेम प्रिंसेप ने 1838 में। इस लैंग्वेज को इन्होंने पढ़ना समझ लिया था कि इस लैंग्वेज में क्या लिखा गया है। अब हम कॉइन्स की बात करते हैं। कॉइन्स में हमने देखी गोल्ड कॉइन्स यूज होते थे, लेड कॉइन यूज होते थे, कॉपर कॉइन यूज होते थे, सिल्वर कॉइन यूज होते थे। कॉइन्स पे ओनली एंड ओनली स्टेट की मोनोपोली हुआ करती थी। जैसे आज हमारे सेंटर की है, उस टाइम उस राज्य की मोनोपोली हुआ करती थी। गोल्ड कॉइन को बोला जाता था स्वर्ण रूपा, लीड कॉइन को बोला जाता था शीशा रूपा, कॉपर कॉइन को बोला जाता था ताम्र रूपा, सिल्वर कॉइन को बोला जाता था रुपया रूपा। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑफिसर हेड हुआ करते थे। भाई जो ट्रेडर्स हैं वो कोई गलत प्रैक्टिस ना करें, चेक रॉन्ग प्रैक्टिसेस, ट्रेडर्स की रॉन्ग प्रैक्टिस को चेक करने के लिए एक अध्यक्ष होता था, हेड होता था, जिसको बोलते थे समस्था अध्यक्ष। ओके, वेट एंड मेजरमेंट के जो सुपर इंटेंडेंट होते थे, उनके जो हेड होते थे, उसको बोला जाता था पटुआ अध्यक्ष। ओके, जो माइंस होती थी उस टाइम, खदानें होती थी, खाने होती थी, उनके जो हेड होते थे या सुपर इंटेंडेंट होते थे, उनको बोला जाता था अर्का अध्यक्ष। ओके, और जो सुपर इंटेंडेंट ऑफ आयरन के जो सुपर इंटेंडेंट होते थे, उनको बोला जाता था लोह अध्यक्ष। मतलब अध्यक्ष जोड़ दिया गया है। वेट के लिए हमने पटुआ अध्यक्ष बोल दिया, और आयरन के लिए लोहा अध्यक्ष बोल दिया, माइंस के लिए बोल दिया अर्का अध्यक्ष। अब हम देखते हैं कि जो अशोका थे, उन्होंने 14 जो रॉक एडिक्ट्स थे वो लगवाए। उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की थी, क्या लिखा हुआ था, किस एडिक्ट कहाँ तक ये एडिक्ट्स फैले हुए थे। तो रॉक एडिक्ट्स पे उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे। इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज क्या थी? मोस्टली जो थी ग्रीक लैंग्वेज भी थी, अर्मेनी लैंग्वेज भी थी, और प्राकृत लैंग्वेज भी थी। अर्मेनी लैंग्वेज जो थी वो अरामिक स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। एक हमें बाईलैंग्वेज एडिक्ट भी मिला। मोस्टली सब पे किसी एक लैंग्वेज में ही लिखा होता था, लेकिन एक जो एडिक्ट है रॉक एडिक्ट, वो हमें बाईलैंग्वेज में भी मिला है, जो कि हमें कहाँ मिला है? अफगानिस्तान में मिला है, जिसमें अरेबिक प्लस ग्रीक लैंग्वेज में
लिखा गया। एग्जाम्पल, अब इस बाईलैंग्वेज एडिक्ट के एग्जाम्पल कहाँ हैं? एक है लौरिया नंदाग्रह, एक है लौरिया अयराजा, जो कि पिलर एडिक्ट है, जो कि आज करंटली बिहार में है। एक और है रामपुरा पिलर। ये रामपुरा पिलर जो है ये भी अशोका का है पिलर, जो कि रामपुरा बुल जिसपे बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो करंटली इस बुल को है वो राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, ये अशोका ने ही बनाया था। नेक्स्ट जो पिलर है वो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद का पिलर है, उसके ऊपर भी इंस्क्रिप्शन लिखे गए। उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन पहले अशोका ने लिखे। ऐसा तो है नहीं कि अशोका ने एक पिलर बनवाया उस पर इंस्क्रिप्शन लिखे तो पूरे को भर दिया, उस पर काफी खाली जगह थी। तो आगे जो रूलर्स आते गए हैं भाई, जितने भी रूलर्स आए तो उन्होंने भी अपने अपने इंस्क्रिप्शन उन चीजों पर लिखवाए। तो इलाहाबाद जो पिलर है उस पर अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन लिखा है। उसके ऊपर समुद्रगुप्त जो है उनके इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं, और लेटर बाद में हमें जहांगीर के इंस्क्रिप्शन भी इलाहाबाद पिलर पे मिलते हैं। केव आर्किटेक्चर भी इस टाइम तक शुरू था। तो केव आर्किटेक्चर में क्या एडवांसमेंट हुई? केव आर्किटेक्चर में जो थे वो एक 12 केव और नागार्जुना केव थी उस टाइम पे। स्कल्पचर्स बनने थे जिसमें यक्ष और यक्षिणी की इमेजेस बनती थी। स्तूपास बने जिसमें फेमस जो स्तूपा है वो है सांची स्तूपा, पिपरवाहा स्तूपा और वैशाली स्तूपास, जो कि सांची स्तूपा, पिपरवाहा स्तूपा, वैशाली स्तूपा, जो कि अशोका ने बनवाए थे। कुमारहारा जो कि एक पैलेस है, मौर्यन का पैलेस है, जो कि वुडन पैलेस है, कोई ब्रिक्स वगैरह का बना हुआ नहीं है, वुडन पैलेस है। अब अशोका ने जो पिलर अडॉप्ट किए थे वो किस तरह के पिलर्स थे? अशोका के जो पिलर्स थे वो मोनोलिथिक पिलर थे। मोनोलिथिक पिलर मतलब एक ही पत्थर का टुकड़ा है, लंबा पिलर है, उसी में ही क्रेव करके, काट करके, उसी को बिना किसी जॉइंट्स के, उसी के अंदर कार्विंग करके उस पिलर को बनाया गया है। अशोका का एक पिलर है जिसको हम बोलते हैं सारनाथ का पिलर। वो पिलर इस तरह से ये पिलर है, जैसे इस पिलर के इस हिस्से को, इस लॉन्ग वाले हिस्से को बोला जाता है शाफ्ट। इसके ऊपर जो एक इन्वर्टेड बेल शेप होती है उसको बोला जाता है इन्वर्टेड बेल, जो कि लोटस वगैरह बनाया जाता है। फिर इसके ऊपर एक सर्कुलर इस तरह का ओवल शेप में एक जो होता है उसको बोला जाता है अबैकस, और उसके ऊपर कैपिटल फिगर होती है, जैसे किसी की भी कोई लाइन रखा है, कोई बुल रखा है, कोई भी फिगर जिसको भी रखे। सारनाथ का जो पिलर है उसमें अबैकस पे क्या कैपिटल फिगर है? अबैकस विद कैपिटल फिगर, मतलब कि अबैकस के साथ और कैपिटल फिगर, इसको हमने एज अ नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया है, ठीक है। अब जो इसमें जो सारनाथ के पिलर है उसमें अबैकस वगैरह, इनमें जो नॉर्थ साइड में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो जो नॉर्थ है उसमें बुल है, साउथ में जो है वो लायन है, ईस्ट में जो है वो एलिफेंट है, और वेस्ट में जो है वो हॉर्स है। अशोकन जो पिलर थे वो मोनोलिथिक पिलर थे, और हमने देखा एक और पिलर है एक्मेनिड पिलर। ये जो पिलर्स हैं ये मोनोलिथिक पिलर नहीं है, ये अलग अलग स्टोन्स को काटकर और उनको जॉइंट करके ये पिलर बनाए जाते थे। तो इन पिलर्स में और उसमें यही डिफरेंस है। अब हम इसका नेक्स्ट जो है वो पोस्ट मॉडर्न पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।